पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋतुराज। जी हां, आज हम बात करेंगे उस सियासी गणित की जिस पर टिकी है बिहार की पूरी सत्ता। नीतीश सरकार में 9 मंत्री पद अभी भी खाली, और सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन मंत्री बनेगा, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये कि कोटा किसे मिलेगा, दबदबा किसका बनेगा और समीकरण कौन सेट करेगा। क्योंकि इस बार सिर्फ कुर्सियां नहीं, 2029 की राजनीति की नींव तैयार हो रही है। तो आइए इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मुस्कान प्रत्यूष। जी हाँ मुस्कान जी, बताइए 9 खाली पदों में सबसे बड़ा हिस्सा किसे मिलना चाहिए, बीजेपी या जेडीयू को? देखिए, नियम के अनुसार प्रत्येक 6 विधायकों पर एक मंत्री कोटा तय होता है और बीजेपी के 89 विधायक है, मतलब 16 मंत्री का हक बनता है। जेडीयू के 78 विधायक है, यानी 15 मंत्रियों का हक बनता है। एक मंत्री का अंतर है। और अभी मौजूदा कैबिनेट में बीजेपी के 14 मंत्री हैं, जेडीयू के 9 मंत्री हैं। तो इस हिसाब से बीजेपी को अभी 2 मंत्री और मिलना चाहिए और जेडीयू को 6 और मंत्री मिलने चाहिए। और यानी संख्या के आधार पर जेडीयू का दावा ज़्यादा मजबूत है, पर राजनीतिक दबदबा और केंद्रीय नेतृत्व के प्रभाव के कारण बीजेपी भी अपने पदों पर हाई स्टेक कहीं ना कहीं रखेगी। और अगर दोनों दल संतुलन बनाना चाहे तो 6 जेडीयू, 2 बीजेपी, एक प्रतीकात्मक चेहरा किसी सहयोगी दल का, ये फॉर्मूला सबसे व्यवहारिक दिख रहा है। कौन सा कारण कैबिनेट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व या चुनावी चेहरों की मजबूती? देखिए, तीनों ही कारक अहम हैं, और लेकिन सबसे बड़ा अगर निर्णायक कारक जातीय और सामाजिक संतुलन है। और कारण आपको भी पता है कि बिहार की राजनीति में पूरी सरकार जातीय ब्लॉक के हिसाब से चलती है। यादव, कुर्मी, कुशवाहा, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इनमें संतुलन बिगड़ा तो गठबंधन की टकरार की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर पे ध्यान दें तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है। मिथिला, मगध, कोसी, सीमांचल, भोजपुर, शाहबाद, तिरहुत, हर भूगोल पर मंत्री बनाकर चुनावी संदेश भेजना जरूरी होता है। तीसरे फैक्टर की बात करें तो चुनावी वफादारी है। ऐसे चेहरे को शामिल करना जिनकी वजह से जीत मिली हो, ताकि भविष्य में लोकसभा, विधानसभा में ऊर्जा बनी रहे। इसलिए मंत्रियों के चयन में ऊपर से फैसला राजनीतिक दिखेगा, लेकिन अंदर की फाइलें जातीय समीकरण देखकर ही चलेगा। क्या लोजपा, हम और रालोमो को भविष्य में और बड़ी भूमिकाएं मिल सकती है? देखिए, तकनीकी रूप से इन तीनों दलों का कोटा पूरा हो चुका है। लोजपा को 2, हम को 1 और आरएलएम को 1। और लेकिन मामला यहाँ समाप्त नहीं होगा। सही बात है, अगर लोकसभा चुनाव पास आता है और एनडीए को जातीय विस्तार की जरूरत होती है तो लोजपा रामविलास को तीसरा मंत्री या बड़ा विभाग मिलना चाहिए, या मिल भी सकता है, सिग्नल मिल सकता है कि मिलेगा। क्योंकि युवा वोट, पासवान समाज, दोनों पर पकड़ बढ़ाने के लिए चिराग पासवान एनडीए के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनर बने हुए हैं। और हम और आरएलएम की बात करें तो उनको प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन बड़े विभाग मिलने की संभावना कम है। क्या इन 9 पदों के चयन से भविष्य की राजनीति, विशेषकर 2029 लोकसभा, 2027 विधानसभा के संकेत मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल, और यही कारण है कि यह विस्तार बिहार के भविष्य में से ज़्यादा गठबंधन का भविष्य का परीक्षण है। और अगर विस्तार सुचारू हुआ तो एनडीए मजबूत, अगर कोई नाराजगी उभरी तो आने वाले चुनाव में तनाव साफ दिखेगा। तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि जेडीयू में 6 चेहरों की एंट्री यह संकेत देगी कि पार्टी फिर से ग्राउंड पर एक्टिव होकर अपनी कोई खास पकड़ वापस लाना चाहती है। बीजेपी के 2 चेहरे तय करेंगे कि पार्टी युवा ऊर्जावान चेहरों को आगे लाती है या पुराने कद्दावर नेताओं पर भरोसा करती है। लोजपा को अतिरिक्त सम्मान मिलता है तो ये 2027 विधानसभा में पासवान फैक्टर को मजबूत करने की तैयारी होगी। और कुल मिलाकर नीतीश सरकार के ये जो विस्तार सत्ता वितरण नहीं, बल्कि भावी चुनाव रणनीति की पहली चाल है। तो अब नजरें टिकी है आने वाले कैबिनेट विस्तार पर कि क्या बीजेपी अपने 2 पदों से जातीय राजनीति को और मजबूत करेगी, या क्या जदयू के बचे हुए 6 पदों में नए चेहरे आएंगे, या पुराने दिग्गजों की वापसी होगी? और क्या ये 9 पद एनडीए की एकता को मजबूत करेंगे या अंदरूनी खेमेबाजी को हवा देंगे? तो आइए अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।